Assalamu alaikum students. Today we are starting 9709 paper 42 which is of winter 23. देखते हैं कि what we have in this paper of winter 23. Starting time is 11:06. 11:06. अब देखते हैं कि पेपर कितनी देर में हम कंप्लीट करते हैं. Now, question number one. Question number one is a block of mass 15 kilogram slides down a line of greatest slope of an inclined plane. The top of the plane is at a vertical height of 1.6 meter above the level of the bottom of the plane. Okay, the diagram is something like, here is an inclined plane. Height of the inclined plane is 1.6 meter. Height of the inclined plane is 1.6 meter. The speed of the block at the top of the plane. Top of the plane पर एक block है. The speed of this block at top of the plane is 2 meters per second. The speed is 2 meters per second. And the speed of the block at the bottom of the plane is 4 meters per second. Here it is 4 meters per second. Find the work done against the resistance to motion of the block. Block को top से bottom तक लेकर आने में कितना work done use हुआ है, हमें ये चेक करना है. स्टार्ट करते हैं जनाब. फर्स्ट वी आर कैलकुलेटिंग एट टॉप ऑल द मैकेनिकल एनर्जीज. मैकेनिकल एनर्जीज एट टॉप क्या क्या है बच्चों? एक तो काइनेटिक एनर्जी है, हाफ mv². मास कितना है? 15. वेलोसिटी कितनी है? 2. हाफ mv². प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी है हमारे पास? m. प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी है हमारे पास? m. ग्रेविटी कितनी है? 10 mgh. हाइट कितनी है? 1.6. सॉल्व किया तो टॉप पर मैकेनिकल एनर्जी हमारे पास कितनी बनकर आई? टॉप पर मैकेनिकल एनर्जी बनकर आई हमारे पास 270. टॉप पर मैकेनिकल एनर्जी बनकर आई हमारे पास 270. बॉटम पर अब चेक करते हैं मैकेनिकल एनर्जी कितनी है. मैकेनिकल एनर्जी एट बॉटम, फिर वही हाफ mv². 15 is mass, velocity is 4. Half mv² plus potential energy is 0 at bottom. At this कितनी बन के आई? 120. अब आप देखिए चेंज इन एनर्जीज कितना हुआ हमारे पास, तो वही क्या होगा हमारे पास? वर्क डन. वर्क डन किसके इक्वल हो जाएगा? चेंज इन एनर्जीज, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जीज. सो एट टॉप इट इज 270, एट बॉटम इट इज 120. तो जनाब स्टार्टिंग में हमारे पास 270 की एनर्जी थी और बॉटम पर कितनी रह गई? 120. तो इट मींस 150 जूल का वर्क डन हुआ होगा, जिसने कन्वर्ट किया है टॉप टू बॉटम मैकेनिकल एनर्जीज को. दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. हमने वर्क डन कैलकुलेट कर लिया, टॉप से लेकर बॉटम तक कितना वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस हुआ. ये वर्क डन क्या होगा? ये वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस होगा, बिकॉज देयर इज नो एनी अदर फोर्स. तो इस वजह से इसको हमने कंप्लीटली वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस कह दिया. सेकंड पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2. क्या कहा गया? द डायग्राम शोज अ स्मूथ रिंग आर. The diagram shows a smooth ring R of mass m kilogram threaded on a light inextensible string. A horizontal force of magnitude 2 Newton acts on R. 2 Newton की force, a horizontal force of 2 Newton acts on R. The ends of the strings are attached to the fixed points A and B on a vertical wall. The part AR of the string makes an angle of 30 with a vertical. The part BR makes an angle of 40 with a vertical, and the string is taut. The ring is in equilibrium. Find the tension in the string and find the value of M. अब आप देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखते हैं, here is ring का जो वेट है वो क्या हो जाएगा? 10 m.
रिंग का वेट क्या हो जाएगा, 10m हो जाएगा रिंग का वेट, क्योंकि वेट किसके इक्वल है, ग्रेविटी मल्टीप्लाई बाय मास। हियर इज, अगर रिंग को फोकस कर रहे हैं, हियर इज अ टेंशन एंड हियर इज अनदर टेंशन। नाउ टेंशन अपने कंपोनेंट में ब्रेक होगा, टेंशन जब अपने कंपोनेंट में ब्रेक हुआ तो एक कंपोनेंट ये बना, सेकंड कंपोनेंट टेंशन का इधर ये बना, और नीचे वाला टेंशन एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल और एक कंपोनेंट टेंशन का ये कंपोनेंट बना। अब आप देखिए, जो ऊपर टेंशन आ रहा है इसके लिए हम लिख सकते हैं टी, जो ऊपर टेंशन आ रहा है इसके लिए हम लिख सकते हैं टी साइन 30, और नीचे जो टेंशन आ रहा है इसके लिख सकते हैं हम टी साइन 40। यहां पर जो टेंशन आ रहा है इसको लिखा जा सकता है टी कॉस 40 विद नेगेटिव, और जो ऊपर की तरफ टेंशन जा रहा है ये लिखा हमने टी कॉस 30। और कोई फोर्स हमारे पास मौजूद नहीं है, तमाम फोर्सेस हमने यहां पर लिख दी। नाउ अब करते हैं बच्चों समीशन ऑफ द फोर्सेस। अपवर्ड डायरेक्शन इक्वल्स टू 0, क्या क्या फोर्सेस आ रही हैं, एक आ रही है बच्चों टी कॉस 30, एक आ रही है जनाब टी कॉस 40, एक आ रही है वेट की फोर्स 10m इक्वल्स टू 0। अब आइए इधर समीशन ऑफ द फोर्सेस, हॉरिजॉन्टली इक्वल टू 0, क्योंकि रिंग इक्विलिब्रियम में है तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल तमाम फोर्सेस का सम 0 होगा। क्या क्या फोर्सेस आ रही हैं, एक 2 न्यूटन की फोर्स माइनस टी साइन 30, और दूसरा माइनस टी साइन 40 इक्वल्स टू 0। यहां से अगर हम टेंशन कैलकुलेट करना चाहें तो टेंशन क्या हो जाएगी, 2/sin 30 प्लस sin 40, और जब कैलकुलेटर से सॉल्व किया जाएगा तो टेंशन की वैल्यू आ रही है 1.75। अगर टेंशन की वैल्यू इस इक्वेशन में रखते हैं, वर्टिकल फोर्सेस इक्वल टू 0 जहां हमने किया था, यहां पर अगर हम टेंशन की वैल्यू रखते हैं तो मास हमारे पास आ जाएगा, एंड द मास विल बी टी कॉस, पहले इसको मैं अरेंज कर लूं, टी कॉस 30 माइनस टी कॉस 40 डिवाइडेड बाय 10। टेंशन को अगर 1.7 रख रहे हैं तो मास कितना आ रहा है, 0.0175। सो हमारे पास मास की वैल्यू भी आ गई और टेंशन की वैल्यू भी आ गई। द क्वेश्चन ऑफ 5 marks, not a difficult question. After that, what we have in question number 3? Question number 3 is, क्या कहा गया बच्चों इस क्वेश्चन नंबर 3 में, a block of mass 10 kilogram is rest on a rough plane inclined at angle of 30 degrees to the horizontal, a force of 120 Newton is applied with angle 20 degrees. There is a force resisting the motion of the block and 200 there is a force resisting the motion of the block and 200 joule of work is done against this force when the block has moved a distance of 5 meters up the plane from rest. Find the speed of the block when it has moved a distance of 5 meters up the plane from rest. क्या कह रहे हैं, अगर ब्लॉक 5 मीटर ऊपर की तरफ चला जाएगा उस जगह पर हमें क्या मालूम करना है, फाइंड द स्पीड ऑफ द ब्लॉक व्हेन इट हैज मूव्ड अ डिस्टेंस 5 मीटर अप द प्लेन फ्रॉम रेस्ट। यहां से ऊपर अगर 5 मीटर का डिस्टेंस ये ट्रेवल कर लेगा तो उस जगह पर इस ब्लॉक की स्पीड क्या होगी, इस ब्लॉक की वेलोसिटी क्या होगी। तो सबसे पहले हम अपनी फोर्सेस लिखते हैं। हियर इज द फर्स्ट फोर्स, फोर्स ऑफ वेट, द फर्स्ट फोर्स, फोर्स ऑफ वेट, and what we have in this force of weight, now अब आप देखिए सबसे पहले तो हम इसमें फर्स्ट वेट की फोर्स, here is the force of weight, here is the force of weight which is
10 किलोग्राम, तो फोर्स ऑफ वेट कितनी हो जाएगी? 100। अब इसको कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं। हियर इज द फर्स्ट कंपोनेंट परपेंडिकुलर, देन पैरेलल कंपोनेंट, ये हुआ, एंड दिस वन। इसको लिखा जा सकता है 100 cos 30। इसको लिखा जा सकता है 100 sin 30 ऑपोजिट टू द एंगल, बिकॉज 30 डिग्रीज ये है तो 30 डिग्रीज यहां पर भी होगा। नाउ अब 120 डिग्रीज 120 न्यूटन वाली फोर्स को भी ब्रेक कर रहे हैं। तमाम एंगुलर फोर्स को पहले हम ब्रेक कर देते हैं, फिर उसके बाद वर्किंग स्टार्ट करेंगे। हियर इट इज 120 sin 20 opposite to the angle, and this one is 120 cos 20 adjacent to the angle, and here is a normal reaction। normal reaction को मैं n से represent कर रहा हूं। now तमाम forces हमने ब्रेक कर दी और एक यहां पर रेजिस्टेंस की भी फोर्स आ गई। द रेजिस्टेंस फोर्स इज R। नाउ अब आप देखिए वर्किंग कर रहे हैं हम, और we have to calculate find the speed of the block when it has moved a distance of 5 meter up the plane। स्टार्ट करते हैं जनाब। समीशन ऑफ द फोर्सेस परपेंडिकुलर टू द प्लेन इक्वल्स टू 0। क्या क्या फोर्सेस आ रही हैं हमारे पास? n माइनस 100 cos 30 प्लस 120 sin 20 इक्वल्स टू 0। यहां से जो नॉर्मल रिएक्शन आपके पास आ रहा है दैट इज 45.56। दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन। नाउ समीशन ऑफ द फोर्सेस पैरेलल टू द प्लेन इज इक्वल टू ma। इज इक्वल टू ma क्यों? क्योंकि पैरेलल टू द प्लेन ब्लॉक की मूवमेंट है 5 मीटर अबव, 5 मीटर अप द प्लेन। तो देयरफॉर these forces, sum of these forces parallel to the plane is equal to ma। क्या क्या फोर्सेस आ रही हैं जरा चेक करते हैं। सबसे पहले 120 cos 20 माइनस 100 sin 30 माइनस 40 माइनस 100 sin 20 माइनस 40 इक्वल्स टू, अच्छा इक्वल्स टू, सॉरी माइनस, अब यहां पर देखिए आप 120 cos 20 माइनस 100 sin 30 माइनस आर इक्वल्स टू एम ए। एम कितना है? 10। एक्सेलरेशन इज ए। वी डोंट हैव द वैल्यू ऑफ आर, तो फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर। वैल्यू ऑफ आर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगी। अब देखिए इसके लिए एक सेंटेंस यहां पर लिखा हुआ है देयर इज a force resisting the motion of the block and 200 joule of work is done against this force। क्या मतलब? वर्क डन कितना हुआ है हमारे पास? 200 का। और किस फोर्स के अगेंस्ट हुआ है? रेजिस्टिव फोर्स के अगेंस्ट हुआ है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू 200। फोर्स क्या है? रेजिस्टिव फोर्स है। डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास 5 मीटर का, इक्वल्स टू 200। यहां से आर की वैल्यू कितनी आ रही है? द वैल्यू ऑफ आर इज 40। देयरफॉर अब यहां पर अगर हम आर की जगह पर रखते हैं 40, अगर हम आर की जगह पर रखते हैं 40, तो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज 2.28। अब देखिए हमारे पास सिस्टम, ये जो ब्लॉक है, ब्लॉक की मूवमेंट की एक्सेलरेशन भी आ गई है। अब हम मजीद वर्किंग करेंगे आगे। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉक्स इज 0, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इज 2.28, distance covered by the block is 5 meter। We have to calculate the final velocity, so by using the formula v square equals to u square plus 2as, we are able to calculate the final velocity, and here it is, initial velocity is 0, acceleration is 2.28, and the distance covered is 5. According to this, the final velocity is 4.77। Again, a question of 5 marks, not a difficult question। 5 मीटर में ब्लॉक जहां पहुंचेगा वहां पर इसकी वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करना थी, वो हमने कैलकुलेट की, विच इज 4.77। मुझे कुछ सवाल है।
पैरेलल Wait, में wait, wait, निशान को डी wait, बोलेगा। wait. Okay, students, now question number 4. A particle P of mass 0.2 kilogram lies lies at rest on a rough horizontal plane. A horizontal force of 1.2 Newton is applied. ठीक हो गया बच्चों, सिंपल सी एक डायग्राम जरूर बना लिया करें आप, बहुत आसानी होती है, तमाम फोर्सेस शो हो जाती हैं इसमें। अ पार्टिकल पी ऑफ मास 0.2 किलोग्राम, अगर मास 0.2 किलोग्राम है तो वेट कितना हो जाएगा इसका? 2, 0.2 मल्टीप्लाई बाय 10 is 2. A horizontal force of 1.2 न्यूटन इज अप्लाइड। एक हॉरिजॉन्टल फोर्स 1.2 न्यूटन की इस पर अप्लाई की गई। Given that P is in limiting equilibrium, find the coefficient of friction between P and the plane. We have to calculate the coefficient of friction. Here is the normal reaction R. अब आप देखिए, अगर सरफेस रफ है तो इट मींस यहां पर फ्रिक्शनल फोर्स होगी। आई एम saying that it is Fr. Now, summation of the forces perpendicular to the plane equal to 0. So R minus 2 equals to 0 and the value of R is 2. Now, summation of the forces parallel to the plane equal to 0. Why it is 0? Because the system is in equilibrium. So it will be 1.2 minus the frictional force equals to 0 and the frictional force is 1.2. And after that we have a formula, frictional force equals to mu R. We have to calculate the value of mu. So frictional force is 1.2 divided by R is 2. So the answer is 0.6. कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमारे पास आ गया 0.6 का। सही है, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम भी सेम ही चीज। Exactly. Now, in the part B, given is said that the coefficient of friction between P and the plane is 0.3. क्या कहा? अब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो गया दरमियान में प्लेन एंड द पार्टिकल 0.3. फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय P in the third second. Find the distance traveled by P in the third second. अब देखिए क्या कहा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय P इन द थर्ड सेकेंड। अगर इसने कहा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैलकुलेट करना है, इट मींस इक्विलिब्रियम में पार्टिकल नहीं है। अब हम लिख सकते हैं समीशन ऑफ द फोर्सेस पैरेलल टू द प्लेन इक्वल्स टू ma एंड व्हाट आर द फोर्सेस? हमें मालूम है 1.2 की एक पुश फोर्स थी माइनस द फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल्स टू मास कितना है 0.2 a। 1.2 फ्रिक्शनल फोर्स किसके इक्वल होती है? म्यू आर के इक्वल्स टू 0.2 a। 1.2 म्यू आपको दे दिया गया है 0.3। नॉर्मल रिएक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा तो आर की वैल्यू तो 2 ही हमने यहां पर रखी, इक्वल्स टू 0.2 a। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन? द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन विल बी 3। अकॉर्डिंग टू दिस द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन विल बी 3। अब आप देखिए, आपसे कहा है पार्टिकल ने थर्ड सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। पार्टिकल ने थर्ड सेकंड में कितना कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, जरा चेक करते हैं। अगर हम कैलकुलेट करें बाय यूजिंग s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अगर यहां पर मैं इनिशियल वेलोसिटी तो पार्टिकल की 0 है, अगर मैं यहां पर चेक करता हूं कि पार्टिकल ने थर्ड सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया तो किस तरीके से कैलकुलेट होगा। फॉर एग्जांपल हियर इज द पार्टिकल इज मूविंग 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। थर्ड सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल करना है, इट मींस फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट डिस्टेंस when time is 3, then we have to calculate distance when time is 2। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो थर्ड सेकंड का डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा। नाउ अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं वैल्यू। फर्स्ट इनिशियल वेलोसिटी इज 0,
प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितनी है 3, टाइम कितना है हमारे पास, अगर 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, बाय दिस द रिजल्ट इज 6, एंड next distance, let's say this is s1 and this is s2, again the initial velocity is 0, half acceleration is 3, और अब टाइम कितना हो गया 3, 3 square is 9, according to this it is 27/2, therefore थर्ड सेकंड का जो डिस्टेंस आएगा, therefore थर्ड सेकंड का जो डिस्टेंस आएगा वो क्या हो जाएगा s2 minus s1, which is equals to 7.5 मीटर। थर्ड सेकंड में इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है 7.5 मीटर। हमने पार्ट बी में सबसे पहले ट्रेवलिंग की एक्सेलरेशन निकाल ली, उसके बाद s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करते हुए डिस्टेंस ऑफ 3 सेकेंड, डिस्टेंस ऑफ 2 सेकेंड कैलकुलेट किया, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो थर्ड सेकेंड का हमारे पास डिस्टेंस कैलकुलेट हो गया। नाउ तो ये सब्ट्रैक्ट क्यों करना है, डायरेक्ट 3 डाल के जो नो, आंसर है वो 3 अगर हम 3 रखते हैं तो डिस्टेंस अप टू 3 सेकेंड्स आ जाएगा, एंड वी जस्ट नीड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द थर्ड सेकेंड, मींस सेकेंड, ठीक हो गया, दैट्स व्हाई we just need to calculate the distance in the third second, right? Not up to the 3 seconds. Now question number 5, what we have in this question number 5, a particle A of mass 0.5 kilogram is projected vertically upwards from horizontal ground with a speed of 25. Find a speed of A when it reaches a height of 20 meter above the ground. क्या कहा गया, सिंपल सी एक डायग्राम बना रहे हैं ताकि डाटा हम लिख सकें। let's say here is the distance 20 meter, initial velocity of the particle is 25, s is 20, acceleration is -10, ऊपर की तरफ पार्टिकल जा रहा है, इस वजह से एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगी अगेंस्ट देयर ग्रेविटी, और हमें कैलकुलेट करना है फाइनल वेलोसिटी। we have to calculate the final velocity. So by using v square equals to u square plus 2as, फाइनल वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करना है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 25 प्लस 2, एक्सेलरेशन -10, डिस्टेंस कितना कवर करना है 20, तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास यहां से कितनी आई 15 मीटर्स पर सेकेंड की फाइनल वेलोसिटी डेवलप हो गई। होपफुली a question of 2 mark is clear, there's no confusion in this. Now when A reaches a height of 20 meter it collides, क्या लिखा हुआ गया कोलाइड्स, तो ऐसा लग रहा है कि ये मोमेंटम का आप क्वेश्चन आगे पूछेगा। when A reaches a height of 20 meter it collides with a particle B of mass 0.3 kilogram which is moving downward in the same vertical line as A with a speed of 32.5. in the collision between the two particles B is brought to instantaneous rest. Show that the velocity of A immediately after the collision is 4.5 meter per second डाउनवर्ड। चेक करते हैं जनाब, इसके लिए हमें मालूम है कैसे वर्किंग की जाती है। पहले बिफोर का कॉन्सेप्ट पिक किया जाएगा और फिर इसके बाद आफ्टर का कॉन्सेप्ट पिक किया जाएगा। अब आप देखिए सिलसिला क्या है, पार्टिकल ए ऊपर की तरफ आएगा, और पार्टिकल बी जो है वो नीचे की तरफ आएगा, पार्टिकल बी का मास 0.3, पार्टिकल ए का मास 0.5, पार्टिकल ए की वेलोसिटी 15, पार्टिकल बी की वेलोसिटी 32.5। ये बिफोर का कॉन्सेप्ट है। एंड आफ्टर क्या है कॉन्सेप्ट, आफ्टर पर क्या है, बी इज ब्रॉट टू इंस्टेंटेनियसली रेस्ट, बी रुक जाएगा, इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, मास इसका 0.3 ही रहा, बट द वेलोसिटी ऑफ बी इज 0, और ए जो है वो वापस मूव कर जाएगा किस वेलोसिटी से, वो हमें कैलकुलेट करना है। एंड व्हाट इज द मास ऑफ ए, कितना है 0.5। नाउ अब चलते हैं वर्किंग स्टार्ट करते हैं। मोमेंटम में हमेशा बिफोर
इक्वल्स टू आफ्टर का कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा। एंड बिफोर पर क्या कॉन्सेप्ट आ रहा है हमारे पास, बी की वेलोसिटी, अगर हम डाउनवर्ड मूवमेंट को पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, मास इनटू वेलोसिटी मींस 32.5 मल्टीप्लाई बाय 0.3 माइनस 15 मल्टीप्लाई बाय 0.5, ये बिफोर की कंडीशन हो गई, इक्वल्स टू आफ्टर की कंडीशन, बी तो रुक गया है जनाब, तो सिर्फ हमारे पास ए की वेलोसिटी और मास मौजूद है, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय 0.5। यहां से अगर हम वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं डायरेक्टली बाय यूजिंग आवर कैलकुलेटर्स, तो वेलोसिटी कितनी आ रही है 4.5, विच वी हैव टू प्रूव। अगेन द क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क, नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, मोमेंटम के क्वेश्चन इजी ही आपको अभी तक एग्जामिनर ने दिए हैं। नाउ मजीद आगे चल रहे हैं। Find the time interval between A and B reaching the ground. You should assume that A does not bounce when it reaches the ground. क्या कहा गया, A and B, देखो जब वर्टिकल मोशन में आपस में टकराए ये, उसके बाद ये कह रहे हैं फाइंड द टाइम इंटरवल बिटवीन ए एंड बी रीचिंग द ग्राउंड। कह रहे हैं ए और बी के दरमियान में कितना टाइम डिफरेंस है ग्राउंड तक पहुंचने में। वेलोसिटी ए की कितनी हमने निकाली है अभी, 4.5, 4.5 की वेलोसिटी से ए नीचे की तरफ आ रहा है। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी इसकी, 10 हो जाएगी, फ्री फॉल मोशन है। बी की वेलोसिटी क्या थी, 0, क्योंकि वो रेस्ट में आ गया था कोलिजन के बाद। एक्सेलरेशन इसकी क्या है बच्चों, एक्सेलरेशन इसकी भी 10 होगी क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा है। कितना मूव करना है इनको, कितना मूव करना है, 20 मूव करना है, डिस्टेंस 20 दिया गया क्योंकि 20 पर इन दोनों का कोलिजन हुआ था। नाउ अब अगर हम फॉर्मूला यूज करते हैं फॉर ए, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है 20 का, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 4.5 टी प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितनी है 10 टी स्क्वायर, सो इट विल बी 5 टी स्क्वायर प्लस 4.5 टी माइनस 20 इक्वल्स टू 0। टाइम की दो वैल्यूज कैलकुलेट कर लें यहां से, 1.6 आई एक वैल्यू और एक नेगेटिव आ रही। नाउ फॉर दिस एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है 20 का, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो हाफ, एक्सेलरेशन कितनी है 10 टी स्क्वायर, so t square equals to 4, and what is the value of time, the value of time is 2, therefore a को 20 कवर करने में 1.6 सेकंड लगे, b को 20 कवर करने में 2 सेकंड लगे, तो therefore 2 minus 1.6, 0.4 सेकंड का टाइम डिफरेंस आया a और b को ग्राउंड तक आने में। होपफुली इट इज क्लियर, देयर इज नो कंफ्यूजन इन दिस क्वेश्चन। We are moving towards next question number 6. Question number 6 कहा गया, a railway engine of mass 120,000 किलोग्राम। एक चीज तो सुनिएगा जरा, इस टाइप का जब क्वेश्चन आता है तो ये जो बड़ी बड़ी वैल्यूज हैं इनसे स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं कि यार ये इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज आ रही हैं, किस तरीके से सॉल्व होगा। तो लेकिन इन वैल्यूज से आप लोग परेशान मत होइएगा, कॉन्सेप्ट देखिएगा कि किस तरीके से वर्किंग की जा रही है। क्या कहा गया, अ रेलवे इंजन is towing a coach up a straight track inclined at an angle of alpha and sine alpha is given. There is a light rigid coupling parallel to the track connecting the engine and coach. The driving force produced by the engine is this, and there are a constant resistance of motion 22,000 to engine, 13,000 to coach. Find the acceleration of the engine and find the tension in the coupling. सबसे पहले तो बच्चों आप लोगों ने क्या करना है, एक डायग्राम इसकी बना लेनी है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, तमाम चीजें हमारे सामने मौजूद हो। हियर इज फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम सेइंग दैट दिस इज कोच एंड दिस इज इंजन, दिस इज इंजन। नाउ दरमियान में दोनों को टाई किया गया है,
टाई किया गया तो अगर इंजन की तरफ से देखेंगे तो टेंशन का डायरेक्शन ये होगा, और अगर कोच की तरफ से देखेंगे तो टेंशन का डायरेक्शन ये होगा। ना, अब आइए वर्किंग मजीद करते हैं। कोच के ऊपर से वर्किंग स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द वेट ऑफ द कोच? मास दिया हुआ है कोच का 60,000, तो वेट कितना हो गया? 60,000 और एक जीरो और लग गया। कोच अपने कंपोनेंट में ब्रेक होगा, कोच का जो वेट है, एक तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन और एक पैरेलल टू द प्लेन। इसी तरीके से इंजन पर आइए। व्हाट इज द वेट ऑफ द इंजन? इंजन अपने कंपोनेंट में ब्रेक होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पैरेलल टू द प्लेन। नाउ नॉर्मल रिएक्शन यहां पर आएगा एक कोच के साथ, नॉर्मल रिएक्शन आएगा एक यहां पर इंजन के साथ। वन मोर थिंग, रेजिस्टिव फोर्स, कांस्टेंट रेजिस्टेंस टू मोशन इज ऑफ 22,000 ऑन इंजन। इंजन के साथ रेजिस्टेंस जो लग रहा है वो कितना लग रहा है बच्चों? 22,000 का। इंजन के साथ रेजिस्टिव फोर्स लग रही है 22,000, और कोच के साथ जो रेजिस्टिव फोर्स लग रही है वो कितनी लग रही है? 13,000। आपसे कहा गया फाइंड आउट द एक्सेलरेशन। अच्छा, वन मोर थिंग, ड्राइविंग फोर्स भी है इंजन के साथ। ड्राइविंग फोर्स कितनी दी गई आपको? ड्राइविंग फोर्स दी गई है 125,000। ड्राइविंग फोर्स दी गई है 125,000। दिस इज कॉल्ड ड्राइविंग फोर्स। नाउ अब आइए वर्किंग स्टार्ट करते हैं। डायग्राम कंप्लीट हुई। एंगल क्या है? अल्फा इज द एंगल। नाउ अब मैं वर्किंग स्टार्ट कर रहा हूं एट इंजन। इंजन से वर्किंग मैं स्टार्ट कर रहा हूं। समीशन ऑफ द फोर्सेस parallel to the plane equals to ma as the thing is moving। क्या क्या फोर्सेस आ रही हैं अब जरा हम चेक करते हैं। समीशन ऑफ द फोर्सेस पैरेलल टू द प्लेन इक्वल्स टू ma। द फर्स्ट फोर्स is the driving force which is 125,000 ड्राइविंग फोर्स आई, माइनस रेजिस्टिव फोर्स आई, कितनी आ रही है? 22,000, माइनस एक टेंशन फोर्स आई, माइनस दिस कंपोनेंट। और ये कंपोनेंट क्या है? वेट का कंपोनेंट इंजन का। और वेट का कंपोनेंट कैसे निकल कर आएगा? वेट का कंपोनेंट निकल कर आएगा जनाब, इंजन का मास कितना है? 120,000। तो वेट कितना हो गया इसका? एक जीरो और लग जाएगा, 120,000, एक जीरो और लग गया। अब जब इसका हमें कंपोनेंट कैलकुलेट करना है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 120,000 साइन अल्फा। और साइन अल्फा की वैल्यू आपको गिवन दी गई है विच इज 0.02। अगर मैं यहाँ साइन अल्फा 0.02 लिख दूं और मल्टीप्लाई करवा दूं इसको, तो रिजल्ट क्या डेवलप हो रहा है जनाब? रिजल्ट इससे डेवलप हो रहा है 24,000। रिजल्ट डेवलप हो रहा है 24,000। तो इसका ये जो पैरेलल कंपोनेंट है ये कितनी फोर्स बना रहा है? 24,000 की, 24,000 न्यूटन इक्वल्स टू एम ए। मास कितना है इसका? 120,000। एक्सेलरेशन इज ए। तो जनाब एक इक्वेशन हम बना रहे हैं टेंशन की। तो टेंशन की एक इक्वेशन जो बनकर आ रही है दिस इज 79,000 माइनस 120,000 ए। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू इंजन। नाउ एट कोच अगेन समीशन ऑफ द फोर्सेस इन दिस डायरेक्शन इक्वल्स टू एम ए। क्या क्या फोर्सेस आ रही हैं? सबसे पहले तो टेंशन की फोर्स, सबसे पहले तो टेंशन की फोर्स माइनस रेजिस्टेंस कितना है इसके ऊपर? 13,000। रेजिस्टेंस है 13,000 माइनस, अब इसका ये कंपोनेंट अगर हमें कैलकुलेट करना होगा तो क्या हो जाएगा? 600,000 साइन अल्फा। फिर वही साइन अल्फा की वैल्यू 0.02 रखी जाएगी तो आंसर कितना आएगा? 12,000। 12,000 यहां से आंसर डेवलप हुआ। तो जनाब एक और फोर्स आ गई 12,000 की, वेट का कंपोनेंट इक्वल्स टू एम ए। मास कितना है इसका? 60,000। एक्सेलरेशन इज ए। अगर ऊपर से टेंशन की वैल्यू हम इसमें रख देते हैं 79,000
-120000A। 13 और 12 मिलकर कितना हो गया? 25,000 इक्वल्स टू 60,000 ए। तो यहां से एक्सेलरेशन आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्सेलरेशन आ रही है 0.3, और एक्सेलरेशन को अगर इक्वेशन 1 में रखा जाएगा तो टेंशन कितनी आ जाएगी? 43,000। तो टेंशन और एक्सेलरेशन आ गई 0.3 एंड 43,000। इसमें स्टूडेंट सिर्फ कंफ्यूज इन बिग वैल्यूज की वजह से होते हैं, अदरवाइज तो कोई इसमें कंफ्यूजन है नहीं। तमाम चीजें उसी तरीके से ही चल रही हैं जैसा कि हम मैकेनिक्स के दूसरे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं। मजीद आगे चलते हैं जनाब। क्या कहा गया? इन द नेक्स्ट पार्ट, एट एन इंस्टेंट व्हेन द इंजन इज ट्रेवलिंग एट 30 मीटर्स पर सेकेंड। अब इंजन ट्रेवल कर रहा है 30 मीटर्स पर सेकेंड से। इट कम्स टू अ सेक्शन ऑफ ट्रैक इंक्लाइंड अपवर्ड एट एन एंगल बीटा। अब एंगल चेंज हो गया, एंगल बीटा हो गया। द पावर प्रोड्यूस्ड बाय द इंजन, पावर आपको दे दी गई। एज अ रिजल्ट द इंजन मेंटेन्स अ कांस्टेंट स्पीड। इंजन ने कांस्टेंट स्पीड मेंटेन कर ली। इट मींस एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? जीरो। Assuming that the resistance forces remain unchanged, find the value of beta। हमें बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले देखिए, आप पावर कितनी दी गई है? पावर आपको दे दी गई है 45000000। पावर किसके इक्वल होती है? फोर्स इंटू वेलोसिटी, विच इज इक्वल टू 45000000। नाउ अब आप देखिए, फोर्स इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी आपको दे दी गई है 30। तो यहां से हम फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड दैट विल बी कॉल्ड द ड्राइविंग फोर्स ऑफ द इंजन, विच इज 45000000। इस पावर से क्या फोर्स डेवलप कर रहा है इंजन के? इसकी वेलोसिटी 30 है, तो पता ये चला 150,000 की फोर्स डेवलप कर रहा है इंजन। 150,000 की फोर्स डेवलप कर रहा है इंजन अकॉर्डिंग टू द गिवन पावर। सबसे पहले हमने ड्राइविंग फोर्स कैलकुलेट कर ली। अब वर्किंग स्टार्ट करते हैं, और डायग्राम कुछ प्रीवियस वाली ही टाइप की बन जाएगी। मैं थोड़ी सी डायग्राम यहां पर दोबारा से बना रहा हूं। एंड हियर इज, दिस इज, ये हमने कोच, एंड दिस वन इज इंजन। दरमियान में इनके है टेंशन रोप पर। हियर एंगल अब क्या हो गया? चेंज हो गया है, एंड एंगल नाउ इज बीटा। ऑल द थिंग्स आर सेम। 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये मूव कर रहा है इंजन, 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। अब आइए वर्किंग स्टार्ट करते हैं। समीशन ऑफ द फोर्सेस पैरेलल टू द प्लेन एट कोच, एट कोच। कोच के ऊपर हम जरा चेक करते हैं। इक्वल्स टू जीरो, इक्वल्स टू जीरो क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन हमारे पास जीरो है, दैट्स व्हाई इट इज इक्वल्स टू जीरो। क्या क्या फोर्सेस आ रही हैं? एक तो फोर्स आई टेंशन की, माइनस एक फोर्स क्या आएगी? 13,000 का इसके ऊपर रेजिस्टिव फोर्स थी। इस पार्ट में भी कहा गया है कि रेजिस्टेंस सेम रहेगा, माइनस 600,000 साइन। अब साइन अल्फा नहीं, अब साइन बीटा हो जाएगा। ये क्या फोर्स है? ये वेट का जो पैरेलल कंपोनेंट है इसका, ये वाली फोर्स आ गई। ये वाली फोर्स आ गई है, वेट का पैरेलल जो कंपोनेंट है, इक्वल्स टू जीरो। एक इक्वेशन बना ली हमने इन टर्म्स ऑफ टी एंड बीटा। नाउ एट इंजन, इंजन के ऊपर जरा चेक करते हैं। समीशन ऑफ द फोर्सेस पैरेलल टू द प्लेन इक्वल्स टू जीरो। क्या क्या फोर्सेस आ रही हैं? ड्राइविंग फोर्स 150,000 माइनस रेजिस्टिव फोर्स इंजन पर पहले से ही है 22,000, माइनस टेंशन, माइनस इसका वेट कंपोनेंट, और वेट कंपोनेंट क्या हो जाएगा? 12000000 साइन बीटा। अब एंगल चेंज हो गया, इक्वल टू जीरो। नाउ अब हमें क्या करना है? अब हमें दोनों को करना है साइमल्टेनियसली, सॉल्व इक्वेशंस को। यहां से अगर मैं वर्किंग करता हूं, टेंशन को राइट साइड पर लेकर गए, प्लस 12000000 साइन बीटा
इक्वल्स टू 128,000। ये बड़ी बड़ी वैल्यूज की वजह से फिर वही आपसे मैं कह रहा हूं परेशान मत होइएगा, बड़ी वैल्यूज की वजह से परेशान मत होइएगा। यहां से अब मैं टेंशन अगर कैलकुलेट कर रहा हूं तो इट विल बी 13,000 प्लस 600,000 साइन बीटा, साइन बीटा। अब यहां पर टेंशन की जगह हम रखते हैं इसको 13,000 प्लस 600,000 साइन बीटा प्लस 1200,000 साइन बीटा इक्वल्स टू 128,000। नाउ अब आप देखिए इक्वेशन काफी हल्की हो गई है। साइन बीटा अब हमें मिल जाएगा यहां से, तो साइन बीटा इक्वल्स टू sin beta equals to 128,000 minus 13,000 divided by 600,000 plus 1200,000. So according to your calculator, sin beta is 0.064 and the value of beta is 3.66. This is the value of beta. Hopefully it is clear. Same वही question था, सिर्फ इसमें equal to 0 किया हमने, previous part में equal to ma लेकर चल रहे थे। Next question, question number 7. Again, the question of kinematics. क्या कहा गया in this question number 7? A particle x travel in a straight line. The velocity of x at time t second after leaving a fixed point O is denoted by this. The acceleration of x is 0 when time is p and time is q. जब टाइम p है और टाइम q है तो एक्सेलरेशन क्या है, 0 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड द वैल्यू ऑफ q। फर्स्ट आई एम कैलकुलेटिंग द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसे आएगी, डिफरेंशिएट करने से वेलोसिटी को। जब डिफरेंशिएट किया जाएगा तो इट विल बी -0.3 t² प्लस 3.6 t -6। दिस इज द डिफरेंशिएशन, दिस इज द डिफरेंशिएशन। अब हमें टाइम की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इक्वल टू हमने 0 किया, इक्वल टू 0 किया क्योंकि इसमें क्या लिखा हुआ है, एक्सेलरेशन इज 0। एक्सेलरेशन 0 है तो टाइम की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, एक आ रही है 10 और एक आ रही है 2। टाइम इज 10 एंड टाइम इज 2। हमें क्या कैलकुलेट करना था, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ p एंड q। ये p और q की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली। टाइम 10 आ गया और 2 आ गया। अ वेरी सिंपल क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क। सेकेंड पार्ट। अच्छा, अब इसमें ये हमें बताना होगा व्हाट इज विच वन इज p एंड विच वन इज q। p इज लेस देन q, सो p इज 2 and q is 10. Now, next one. It is given that the velocity of x is 0 at time is 14. क्या कहा गया, जब टाइम 14 है, जब टाइम 14 है तो velocity of x is 0. Find the velocity of x at time is p and time is q and hence sketch the velocity time graph for the motion of x for 0 to 15. क्या कह रहे हैं, फिर सुनिएगा। It is given that the velocity of x is 0 when time is 14. Velocity 0 कहा गया जब time 14 है। Find the velocities of x at time is p and time is q. Velocities हमें कैलकुलेट करना है जब टाइम p है और टाइम q है। तो बच्चों टाइम p की वैल्यू तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, वो कितनी आई थी हमारे पास, 2 आई थी। और टाइम q की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, वो कितनी आई थी हमारे पास, 10 आई थी। अब इसके ऊपर हमें वेलोसिटी भी कैलकुलेट करनी है। तो जनाब वेलोसिटी की इक्वेशन आपको क्वेश्चन में गिवन दी गई है। वेलोसिटी की इक्वेशन में टाइम की जगह पर वैल्यूज रखकर डायरेक्टली कैलकुलेटर से हम सॉल्व करके निकाल सकते हैं वेलोसिटीज की वैल्यू। व्हेन टाइम इज 2, व्हेन टाइम इज 2 the velocity will be according to the calculator 0 and when time is 10 then the velocity according to the calculator is 25.6। ये जनाब आपने कैलकुलेट कर ली वेलोसिटीज भी when time is 2 and time is 10। अब हमें hence sketch the velocity time graph for the motion। हमें अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ यहां पर स्केच करना है, करते हैं जनाब वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हियर इज वेलोसिटी एंड हियर इज टाइम। अब देखिए स्टार्ट करते हैं जनाब। सबसे पहले पहली कंडीशन हम लिख रहे हैं व्हेन टाइम इज 2 वेलोसिटी इज 0। व्हेन टाइम इज 2 वेलोसिटी इज 0, इस जगह पर तो पॉइंट आएगा। व्हेन टाइम इज 2 वेलोसिटी इज 0। अगर हम चेक करना चाहें
अगर हम चेक करना चाहें व्हेन टाइम इज जीरो देन व्हाट इज द वेलोसिटी, तो इक्वेशन में हम रख सकते हैं अपनी जो गिवन इक्वेशन दी गई है। व्हेन टाइम इज जीरो, वेलोसिटी अगर हमें चेक करना चाहें तो इट विल बी 5.6। टाइम जीरो पर वेलोसिटी आ रही है 5.6, सो हियर इट इज 5.6। एक पॉइंट ये कंफर्म हो गया, दिस पॉइंट। आफ्टर दैट क्या कहा, इट इज गिवन दैट time 14, it is given that the velocity of x is 0 when time is 14। एक टाइम 14 के ऊपर भी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। ये हो गया। ये 3 पॉइंट्स तो हमें कंफर्म हो गए कि ये वाले पॉइंट्स हैं। और एक टाइम 10 के ऊपर वेलोसिटी कितनी आ रही है, 25.6। 25.6 अकॉर्डिंग टू दिस जरा हम ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं अपना, कि किस तरीके से ग्राफ बनकर आता है। नाउ पहले तो हम यहां टकराए, दिस वन 10 पर 25.6, तो यहां आएंगे हम। और फिर 14 पे हमें क्या करना है, जीरो से टकराना है, तो इट विल बी लाइक दिस, 14 पर जीरो। और मजीद आगे जाएं हम, हमें कहां तक जाना है, 15 तक। when time is 15 when time is 15 the velocity will be negative 1.69। when time is 15, हमने कैलकुलेटर से वैल्यू चेक की, when time is 15 the velocity will be negative 1.69। it means we have to go a little down, -1.69। और यहां पर टाइम कितना आ रहा होगा, एट दिस पॉइंट टाइम इज 15। सो द कर्व इज लाइक दिस। इस टाइप का एक हमारे पास ये कर्व बनकर आया कि टाइम 15 पर फाइनल हम रुक गए हैं, जिस पर वेलोसिटी कितनी आ रही है इसकी, -1.69। दिस इज द स्केचिंग ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। स्केच करना है तो सिर्फ आपने ये पॉइंट्स को मार्क कर देना है, बाकी कर्व की स्मूथनेस इस पे इतना काम नहीं करेगी। मजीद आगे चल रहे हैं, क्या कहा गया, फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन 0 to 15। अब आप देखिए, हमें टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैलकुलेट करना है। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड किस तरीके से कैलकुलेट होगा, अब सुनिएगा। अगर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैलकुलेट करना है हमें, तो हम इसको कहते हैं एरिया 1, इंटीग्रेट करेंगे 0 से 2 तक। इसको कहते हैं एरिया 2, इंटीग्रेट करेंगे 2 से लेकर 14 तक। और इसको कहते हैं एरिया 3, इंटीग्रेट करेंगे 14 से लेकर 15 तक। तो हमारे पास कंप्लीट A1 प्लस A2 प्लस A3 कंप्लीट हमारे पास एरिया आ जाएगा। और एरिया क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल। तो जनाब, वेलोसिटी की इक्वेशन हमारे पास मौजूद है। आई एम डूइंग द थर्ड पार्ट हियर। वेलोसिटी इक्वल्स टू -0.1 टी क्यूब प्लस 1.8 टी स्क्वायर -6t प्लस 5.6। अगर इंटीग्रेट करना है, A1 हमें कैलकुलेट करना है, तो हमें इंटीग्रेट करना होगा इसको। तो इंटीग्रेट करके मैं यहां पर लिख रहा हूं। इंटीग्रेट करने के बाद ये क्या हो जाएगा, इट विल बी -0.1 डिवाइडेड बाय 4t⁴ प्लस 1.8 डिवाइडेड बाय 3t⁴ -6t² means 3t² प्लस 5.6t। सबसे पहले हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, कहां से कहां तक, 0 से लेकर 2 तक। सबसे पहले इसको 0 से लेकर 2 तक इंटीग्रेट किया जाएगा। सबसे पहले इसको 0 से 2 तक इंटीग्रेट किया जाएगा। सेकंड, A2 अगर हमें कैलकुलेट करना है, फिर इसी चीज को इंटीग्रेट किया जाएगा, कहां से कहां तक, 2 से लेकर 14 तक। थर्ड, A3 अगर हमें कैलकुलेट करना है, फिर इसी को ही इंटीग्रेट किया जाएगा, कहां से कहां तक, 14 से लेकर 15 तक। एंड सम ऑफ ऑल एरियाज विल गिव यू द टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3। ना वर्किंग स्टार्ट करते हैं। नाउ अब देखिए आप, directly from the calculator, upper limit is 2। So if -0.1
divided by 4 minus 0.1 divided by 4. In the bracket, upper limit is 2 square plus 1.8 divided by 3. Here it is, time is 2 again, 2. अच्छा, sorry, यहाँ पर 2 square नहीं है. Here it is 2. Here it is 2 power 4. Here it is 2 power 4. Now, and at this we have 2 power 3. At this we have 2 power 3. Then minus 3 in the bracket 2 square. Here it is square plus 5.6 in the bracket it is 2. Upper limit minus lower limit. Lower limit तो 0 ही है. So what is the answer of upper limit? It is 18/5. It is A1 is 18/5. Second, A2 आप कैलकुलेट कर रहे हैं. A2 आप कैलकुलेट कर रहे हैं. A2 क्या होगा? अपर लिमिट अब 14 रखा जाएगा. तमाम जहां जहां 2 हमने लिखा है वहां पर क्या रखा जाएगा? 14. 14. Here it is 14 and here it is 40. So the answer is 88,882 divided by 5. 882 divided by 5. So upper limit 882 divided by 5. What? जी जी, I know. Now minus lower limit. Lower limit हम कैलकुलेट कर चुके हैं पहले 18/5 से. तो A2 जनाब कितना आ गया? 882. Okay, now so how can we calculate A2? A2 हमने क्या किया? Upper limit 14, lower limit 2 वो अप्लाई किया. So the result will be 882 divided by 5 minus 18 divided by 5. So the answer is 864 divided by 5. The answer is 864 divided by 5. This is A2. Now the third one, we have to calculate A3. A3 कैसे आएगा? A3 कैलकुलेट करने के लिए हमें जो हमने पहले वर्किंग की है इसमें अपर लिमिट 15, 14 की जगह पर अब क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा. Here it is 15. Here it is 15. Here it is 15. And here it is 15. So it will be 1347 over 8. 13. Here it is 1347 over 8 minus lower limit. And lower limit is 14, which is 882 divided by 5. So A3 will be 1347 over 8 minus 882 divided by 5. The result is minus 321 upon 40. इसको हम पॉजिटिव में ही लिखेंगे क्योंकि ये सिर्फ आपको ये शो कर रहा है कि ये एक्स एक्सिस या टाइम एक्सिस से नीचे की तरफ है. Therefore, the final answer is the summation of all the values. The first is 18 over 5. Sorry. The first is 18 over 5. The second one is 864 over 5. And the third one is 321
over 40. So the final answer is 184.4. 184.4 is the final result. This is the total distance covered by the particle. Hopefully, this is clear. And after that, your paper is finished. 12:08 पर हमारा पेपर फिनिश हुआ. स्टार्ट हमने किया था 11:06 पर. दरमियान में हमने कुछ डिस्कशन भी किया. इसको मैं 12:06 लिख रहा हूं. 1 आवर पेपर सॉल्व करने में लगा विद डिस्कशन. सो इट मीन्स अगर तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो 1 आवर 15 मिनट्स एनफ टाइम टू सॉल्व द पेपर ऑफ मैकेनिक्स. इसको मैं अपलोड कर दूंगा अभी. वहां से आप लोग देख सकते हैं. इंशाल्लाह सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास विद अ पेपर ऑफ P3. नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह अब हम एक P3 सॉल्व करेंगे. सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास. अल्लाह हाफिज.